guys, welcome to Flamboyant Law. So today we'll start with chapter 5 of BNSS 2023, which starts with section 35. So let's begin. तो सबसे पहले तो अरेस्ट कौन कौन के पास पावर होती है, किस किस के पास ये पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सके। तो अरेस्ट की पावर होती है पुलिस ऑफिसर के पास, प्राइवेट पर्सन के पास एंड मजिस्ट्रेट के पास। ये सेक्शन 40 में दिया हुआ है, ये सेक्शन 35 एंड 37 में दिया गया है, सॉरी 39 में दिया हुआ है एंड मजिस्ट्रेट के पावर्स सेक्शन 41 में दी हुई है। सो लेट्स स्टडी दैट। Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि अब कौन कौन से केसेस में कर सकता है ये देखते हैं। अगर कोई भी क्राइम पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कमिट हुआ हो, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को, या उसे कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई हो किसी भी क्रेडिबल पर्सन से। जैसे पुलिस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट इन सबके स्पाइज भी होते हैं, या फिर कोई भी डिपेंडेबल पर्सन है, इनका रिलायबल पर्सन है जो एफआईआर नहीं लिखवाना चाहता हो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे पुलिस ऑफिसर को। कोई रीजनेबल कंप्लेंट है कि किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है अगेंस्ट अ पर्सन, तो पुलिस ऑफिसर उस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अरेस्ट कर सकती है। अगर वो ऑफेंस 7 इयर्स से पनिशेबल है, 7 इयर्स से कम के लिए, तब वो अरेस्ट कर सकती है उन केसेस में अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल गई है। देन एक केस है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये क्रूएलिटी का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बोला गया था क्योंकि क्रूएलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और फेक मतलब अरेस्ट हो रहे थे और कंप्लेंट्स आ रही थी, फेक कंप्लेंट्स भी आ रही थी और अरेस्ट बहुत बढ़ रहे थे क्रूएलिटी के केसेस में। तो ये बोला गया था कि पुलिस ऑफिसर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे क्रूएलिटी 3 इयर्स तक की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, 3 इयर्स तक की पनिशमेंट होती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो, तो उसमें पुलिस ऑफिसर का अरेस्ट करने का पावर्स हैं। तो बहुत सारे अरेस्ट पड़ रहे थे और फेक कंप्लेंट्स हो रही थी, इसकी वजह से अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया था कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर रही है तो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 पुलिस ऑफिसर को रीजंस देने पड़ेंगे। इन दोनों क्लॉजेस में से इनकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दोनों क्लॉजेस में से किसी भी कोई भी कंडीशन, तभी वो अरेस्ट कर सकता है। ऐसे अननेसेसरीली अरेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये दोनों क्लॉजेस क्या हैं? फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई सस्पिशन हो कि ये ऑफेंस किसी पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन है, उसी ने कमिट किया है, तो वो उसे अरेस्ट कर सकता है। और सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? अरेस्ट करने के रीजंस होने चाहिए। फर्स्ट रीजन क्या है कि प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर क्राइम, कि वो आगे कोई क्राइम ना करे, इसलिए उसका सोसाइटी में रहना बहुत ही डेंजरस है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है तो वो अरेस्ट कर सकता है, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस टू डिसअपियर, एविडेंस को टैम्पर कर ले वो कोई भी पर्सन, अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो वो एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस रीज़न से भी अरेस्ट कर सकती है। टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, किसी विटनेस को या विक्टिम को इंड्यूस, थ्रेट,
डरा धमका के उसको चुप करवा देना, ये सब कर सकता है। इसलिए अरेस्ट होना उसका ज़रूरी है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है तो ये रीज़न देके वो अरेस्ट कर सकती है। देन अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, अगर उसका प्रेजेंस इन कोर्ट, मतलब उसका प्रेजेंट प्रोक्योर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो भाग जाएगा कहीं या अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेगा, तो इसलिए उसका प्रोक्योरमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए उसे अरेस्ट करना ज़रूरी है। इसलिए अरेस्ट कर सकता है इस रीज़न से। तो ये 5 रीज़न्स हैं। बट अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर रहा है तो उसको रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने चाहिए, उसको ना अरेस्ट करने के लिए, सस्पेक्टेड पर्सन को ना अरेस्ट करने के लिए रीजंस रिकॉर्ड करने चाहिए। देन कमिंग ऑन टू सब क्लॉज 3C, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है अगर किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, 7 ईयर्स से ज़्यादा की जिसकी पनिशमेंट है, या डेथ पेनल्टी और फाइन, जिसकी डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, ऐसा क्राइम किया है किसी पर्सन ने, तो उसे भी वो अरेस्ट कर सकता है। ये सब क्लॉज C में दिया है। देन कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? जो पुलिस रिकॉर्ड्स में ऑफेंडर है, जो ऐसे वांटेड के पोस्टर्स नहीं छप जाते, तो ऐसा जो वांटेड क्रिमिनल है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको अरेस्ट कर सकता है जहां मिल जाए। या फिर जिसके पोजेशन में कोई चीज़ मिली है ऐसी जो स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो कोई गहने मिल गए जो कि जिसकी ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड है, तो वो उस बेसिस पे उसे अरेस्ट कर सकता है। या फिर किसी ने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में, अगर कोई पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है अपना या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी रुकावटें डाल रहा है, उसको पुलिस ऑफिसर को परेशान कर रहा है, तो उस बेसिस पे भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस से डिसर्टेड है, उसको अगर ऐसा सस्पिशन है कि वो आर्म्ड फोर्सेस से डिसर्टेड है, तो उसको भी अरेस्ट कर सकती है। या फिर किसी के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि उसने कुछ बाहर, इंडिया के बाहर कोई भी क्राइम कमिट किया है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, एक्स्ट्राडिशन किया है तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो उस पर्सन को इंडिया में अरेस्ट कर सकती है। या फिर उसने ऐसा कोई क्राइम की, या फिर उसने मतलब कोई कन्विक्ट है, रिलीज्ड कन्विक्ट क्या होता है कि जो अपनी सज़ा सारी सज़ा भोग के, मतलब जिसने सज़ा अपनी काट ली है, सज़ा काटने के बाद उसको रिलीज़ किया गया, एक्विट नहीं, रिलीज़ किया गया है उसको, कन्विक्ट को, तो अगर उसने ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394, क्या बोलता है कि एड्रेस उसने गलत बता दिया फॉर एग्जांपल, तो ये एड्रेस उसने गलत बताया, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ गलत दे दी, तो उस बेसिस पे उसे अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई अदर पुलिस ऑफिसर से किसी की अनदर पुलिस ऑफिसर ने कुछ इंफॉर्मेशन दी कि ये पर्सन है, वेदर रिटन और ओरल, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो भी वो अरेस्ट कर सकती है लॉफुली। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो ये बात करी हमने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, सेक्शन 39 में क्या दिया गया है कि अगर किसी पर्सन ने अपना नाम वगैरह देने से मना कर दिया पुलिस ऑफिसर को, तब वो अरेस्ट कर सकता है। तो उसी कंडीशन में अरेस्ट कर सकता है इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकता है, मजिस्ट्रेट का वारंट की ज़रूरत है। चाहे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या फिर कोई उसने ऐसा क्राइम किया है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो किसी भी केस में पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट वारंट या ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर किसी के ऊपर कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के अगेंस्ट रिसीव हुई कि उसने कोई भी क्राइम कमिट किया है, तो पुलिस उसे नोटिस प्रोवाइड कर सकती है विद इन 2 मंथ्स
इस नोटिस का टाइम होता है 2 मंथ्स। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो विद इन 2 मंथ्स ऐसा नोटिस प्रोवाइड कर सकती है कि आपको इस जगह पे, इस प्लेस पे आपको अपीयर होना है। 2 मंथ्स नहीं, सॉरी, 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स। ओके। when such a person when such a notice is issued to any person, it shall be duty of person to comply with the notice। अगर वो comply करता है, वो उसकी ड्यूटी है, उस पर्सन की जिस पे सस्पिशन है, उसकी ड्यूटी है कि वो कंप्लाई करे उस नोटिस को। अगर वो कंप्लाई करता रहता है तो उसका अरेस्ट नहीं होगा, बट अगर कंप्लाई नहीं करता वो, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। when a person at any time fails to comply with the terms of notice and is unwilling to identify himself, या तो उसने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी गलत दे दी, एड्रेस वगैरह गलत प्रोवाइड किया है, या फिर वो नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसे विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द। अब ये नया क्लॉज ऐड हुआ है। अगर कोई इनफॉर्म है, डिसेबल है, या फिर मेंटली या फिजिकली इनफॉर्म है, या फिर 60 ईयर से अबव एज है, और उस पर कोई चार्ज लगा है, क्रिमिनल चार्ज पनिशेबल विद नॉट लेस देन ऑफ लेस देन 3 इयर्स, तो उसको अरेस्ट करने से पहले डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। नहीं तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर उसने कोई ऐसा क्राइम किया है पनिशेबल ऑफ लेस देन 3 इयर्स, 3 साल से कम का कोई ऑफेंस की उस पर चार्ज है, ऑफेंस का चार्ज है, और वो 60 ईयर से अबव एज है उसकी। अब प्रोसीजर्स ऑफ अरेस्ट क्या हैं, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, कि जब भी कोई ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है ना, तो उसको उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम, ऐसा पुलिस ऑफिसर का नेम लिखा रहता है, वो क्लियरली रिटर्न होना चाहिए। उसकी रैंक तो नहीं लिखी होती, उसका मतलब स्टार्स वगैरह बने होते इन मतलब अगर सिंपली बोले तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसका नाम वगैरह रिटर्न होना चाहिए। देन कम्स उसे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना चाहिए। अगर वो किसी को अरेस्ट कर रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना चाहिए, एंड इट शैल बी अटेस्टेड बाय वन विटनेस। वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या रिस्पेक्टेबल मेम्बर ऑफ सोसाइटी भी हो सकता है। तो एक विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्ट होना चाहिए विटनेस से, या फिर एक सिग्नेचर होना चाहिए पर्सन बीइंग अरेस्टेड, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसका सिग्नेचर, और विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर विटनेस फैमिली मेम्बर नहीं है, तो उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने किसी भी एक फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर दे कि वो अरेस्ट हुआ है। अब सेक्शन 37 क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे पुलिस कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश करना चाहिए उन्हें। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड स्टेट लेवल पे पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पास मेंटेन्ड होने चाहिए सारी इंफॉर्मेशन ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सन हु आर अरेस्टेड। जो भी अरेस्टेड पर्सन्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक नोटबुक में या कहीं भी मेंटेन्ड होनी चाहिए, रजिस्टर में। नेम और एड्रेसेस ऑफ पर्सन अरेस्टेड, जो भी अरेस्टेड है उनका नेम एंड एड्रेसेस, और नेचर ऑफ चार्ज की क्या चार्ज उन पे है। अब 38 क्या बोलता है, राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि उसके पास राइट होता है अपना खुद के एडवोकेट से बात करने का, उससे मिलने का, उससे एडवाइस लेने का।
बट ये थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं चलता है, ये ओनली ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन नहीं चलता है। एक दो बार वो मिल सकता है, बट ऐसा नहीं कि थ्रू आउट इंटेरोगेशन वो अपने एडवोकेट को साथ में रख रहा है, ये उसको ये राइट नहीं मिलता है। अब 39 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, इसे वापस पढ़ो कि कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज है, जिसने या तो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या अक्यूज है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और वो अपना नाम उसे बताने से, सही नाम बताने से या रेजिडेंस अपना एड्रेस सही बताने से मना कर देता है या फिर गलत बता देता है, तो ऐसे पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कब तक अरेस्ट कर सकती है? जब तक कि उसका सही नाम और पता ना मिल जाए। अगर वो नाम और पता नहीं मिला, उसका 24 घंटे तक नाम और पता नहीं मिला, 24 आवर्स तक, तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाया जाता है, और अगर मिल गया नाम और पता उसका सही, तो उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं। अब अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है जिसने उसके सामने क्राइम किया है, उसकी प्रेजेंस में क्राइम किया है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसे तुरंत पुलिस ऑफिसर के सामने उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को तुरंत या विद इन 6 आवर्स तो कर ही देना चाहिए। या तो किसी कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर किसी ने उसके सामने क्राइम किया है प्राइवेट पर्सन के सामने, तो उसे भी अरेस्ट किया जाता है। विद इन 6 आवर्स उसे पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करना चाहिए, या फिर अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, ही मस्ट बी सेंड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाके उसे अरेस्ट करवाना चाहिए। और अगर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अवेलेबल है तो उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए उस पर्सन को, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सब सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 क्या अभी पढ़ाया था ना अपन ने, कि पुलिस ऑफिसर किसको अरेस्ट कर सकता है, क्या क्या कंडीशन होती है पुलिस ऑफिसर जिनको अरेस्ट कर सकता है, कि 7 साल से कम सज़ा है तो पुलिस ऑफिसर उसको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अगर रिसीव हुई है तो अरेस्ट कर सकता है, या फिर कुछ ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तब भी अरेस्ट कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तब भी अरेस्ट कर सकता है। तो ये सब कंडीशंस अपन ने पढ़ी थी सेक्शन 35 में। तो वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो उस पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को कस्टडी में ले लेना चाहिए। फिर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्या पुलिस उसे अरेस्ट करके रख सकती है? पुलिस अगर तभी अरेस्ट कर सकती है, अपन ने सेक्शन 39 में पढ़ा था कि अगर उसने नाम वगैरह अपना गलत दिया हुआ है तो वो उसको उसका नाम एंड पता, उसका एड्रेस पता करने के लिए उसको तब तक अरेस्ट कर सकती है। और अगर ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को कि इसने कोई क्राइम नहीं किया है और ये फॉल्स इस पे चार्जेस हैं, तो उसको रिलीज भी कर सकती है। अब सेक्शन 41 में है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है उसके ज्यूरिसडिक्शन में, उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी, जेएमएफसी, जेएमएससी, अगर इनकी प्रेजेंस में कोई भी क्राइम कमिट हुआ है तो वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर्सन को, या किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। बट अगर उनके ज्यूरिसडिक्शन में, किसी और मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी ऑफेंस हुआ है उनकी, उस मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो एज अ प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 41 में ओनली लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात करी है, बट ये मैं आउट ऑफ द सिलेबस आपको बता रही हूँ। एज अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है वो।
out of jurisdiction. Protection of section 42 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट. तो आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं ना, उन्हें प्रोटेक्शन मिली होती है अरेस्ट से, कि वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा. अगर उन्होंने सेक्शन 35 या सेक्शन 39 टू 41 की कोई भी कंडीशंस पूरी नहीं की हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट प्रोविजन शैल अप्लाई टू सच क्लास कैटेगरी. ये छोड़ दो. एंड सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड. इन मेकिंग एन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर, अब अरेस्ट का प्रोसीजर दिया हुआ है. पहले अपन ने ये देख लिया था मेमोरेंडम बनाना चाहिए. अब ये इसके आगे की बात. अगर किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाती है तो उसकी बॉडी को टच या फिर कन्फाइन कर सकती है. हैंडकफ्स यूज़ नहीं कर सकती है. इसका सबसे पॉपुलर केस कौन सा है हैंडकफ्स का? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें साफ बोला गया था हैंडकफ्स यूज़ नहीं करती है, बैन लगा दिया गया था हैंडकफ के लिए. इन केस ऑफ हीनियस क्राइम्स हैंडकफ जहाँ नेसेसरी होते हैं और पुलिस को लग रहा है तो वहाँ हैंडकफ्स यूज हो सकते हैं, बट नॉट इन एवरी क्राइम. तो उसे उसकी बॉडी को टच या कन्फाइन कर सकती है अनलेस वो खुद का सरेंडर खुद कर दे. बट कोई भी अगर विमेन है तो उसको वर्बली ही बोला जाता है और उसको कोई भी मेल ऑफिसर टच नहीं कर सकता है. फीमेल ऑफिसर कर सकती है बट नॉट द मेल ऑफिसर. पर ज़्यादातर उन्हें वर्बली और ओरल इंटीमेशन दिया जाता है ऑफ अरेस्ट. अगर कोई पर्सन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कोई पर्सन को अरेस्ट करने गया और वो भागने की कोशिश कर रहा है तो वो सारे नेसेसरी जो भी एक्शंस हैं वो ले सकती है इन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम. अब अपन ने पढ़ा था सुनील बत्रा में हैंडकफ्स बैन किए गए थे, बट ये क्लॉज हैंडकफ्स का परमिशन देता है. हैंडकफ्स उन्हीं केसेस में यूज़ होने चाहिए बहुत ही हीनियस क्राइम्स. तो यहाँ पर क्राइम्स दिए गए हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और काउंटर फीटिंग, एसिड अटैक, मर्डर, रेप. इन सारे ऑफेंसेस में हैंडकफ्स यूज़ हो सकते हैं. या फिर कोई भी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे या कोई हैबिचुअल या फिर रिपीटेड ऑफेंडर हो, उसको भी पुलिस ऑफिसर हैंडकफ यूज़ कर सकती है. अब क्या पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करते हुए राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन है क्या? तो हाँ, पुलिस ऑफिसर के पास राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन वाइल मेकिंग एन अरेस्ट है, पर अगर उसने कोई ऐसा क्राइम किया हो विच इज़ परमिसिबल विद डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ऐसा नहीं कि उसे भागते इनकाउंटर कर दो, कोई भी ऑफेंस हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. बट अगर उस पर कोई ऐसा डेथ का आरोप, मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट दी गई है जैसे उसने मर्डर किया है या रेप किया है और वो पुलिस कस्टडी से भाग रहा है और उसको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है, मतलब वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे पर्सन को अरेस्ट करते हुए अगर उसकी डेथ भी कॉज हो जाती है, उसको अरेस्ट करने के लिए गोली गलत, मतलब पैर पे गोली मार रहा था बट वो उससे मर जाता है, तो वो पनिशेबल नहीं होगा. अब ये बोल रहा है क्लॉज 5, नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. पर अगर करना भी पड़ा तो कोई भी लेडी पुलिस ऑफिसर करेगी, उसे रिटन रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी और प्रायर परमिशन ऑफ जेएमएफसी लेना पड़ेगा. जेएमएफसी की परमिशन एंड एक रिटन रिपोर्ट. कोई भी विमेन ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए विमेन ऑफिसर होनी ज़रूरी है और उसे रिटन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग सनसेट, बिटवीन द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज. अगर किसी भी विमेन को अरेस्ट करना पड़ा तो वो लेडी पुलिस ऑफिसर ही करेगी और उसे रिटन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और जेएमएफसी का परमिशन लेनी पड़ेगी. देन सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड.
अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि कोई भी पर्सन है जिस पे सस्पिशन है वो किसी प्लेस पे हाइड कर रहा है, तो उस पुलिस ऑफिसर को उस प्लेस के लिए फ्री इनग्रेस मिलेगा। फ्री इनग्रेस मतलब उस पुलिस ऑफिसर का अंदर जाना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस होगा, ये बोल सकते हैं। और कोई भी नेसेसरी रीजनेबल फैसिलिटीज़ उसे यूज़ करनी है उसके पर्सन के सर्च के लिए, तो वो पुलिस ऑफिसर कर सकता है अगर उस पर्सन पे अरेस्ट वारंट है तो, या फिर पुलिस की अथॉरिटी है उसे अरेस्ट करने के लिए, तभी उसे फ्री इंग्रेस मिलेगा। और इसकी उसे उस जगह पर एंटर होने के लिए उसको दरवाजे विंडो भी तोड़नी पड़े तो वो तोड़ सकते हैं पुलिस ऑफिसर, उनके पास पूरा राइट है। अब पुलिस ऑफिसर क्या कोई भी प्लेस पे अरेस्ट कर सकती है पर्सन को? तो हाँ, कर सकती है। ये बात दी गई है सेक्शन 45 में। अब नो नेसेसरी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स, कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं लगवाने चाहिए, वही रिस्ट्रेंट लगाने चाहिए जो उसको एस्केप करने से प्रिवेंट करे। ये वही हैंडकफ वाली बात हो गई कि हैंडकफ या कोई भी उसके अलावा भी कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं लगाने चाहिए किसी भी पर्सन पे। वही रिस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए, वही नेसेसरी रिस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए कि वो उसका एस्केप प्रिवेंट हो जाए, मतलब वो भाग ना पाए कोई भी अक्यूज्ड उनकी कस्टडी से। फिर सेक्शन 47 क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट कर रहे हों उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और राइट टू बेल बताना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना चाहिए। तो ये वही आर्टिकल 22 वाली बात हो गई। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएंगे उसको 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। और ये सेक्शन प्राइवेट पर्सन्स पे भी लागू होता है। अगर उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि ही शैल बी रिलीज, मतलब वो बेल पे रिलीज हो सकता है और वो अपनी श्योरिटी अरेंज कर दे, किसी भी पर्सन को ले आए जो उसके लिए श्योरिटी या गारंटी दे सके। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन अक्यूज को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। कोई भी पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर रहा है या कोई भी अदर पर्सन अरेस्ट कर रहा है किसी को भी, तो उसको उसके फ्रेंड्स जो अक्यूज्ड है उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको या किसी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव जो भी अरेस्टेड पर्सन बताए उस जने को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसको उसके राइट्स बताने चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस है, आप श्योरिटी ले आओ, या फिर आपका बहुत ही हीनियस क्राइम है, या ग्राउंड्स ऑफ आप अरेस्ट क्या है आपका। अब जो इस पर्सन को पता है, कोई भी फैमिली मेम्बर उस अरेस्टेड पर्सन का उसको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका ये फैमिली मेम्बर है, इसको अरेस्ट किया गया है, उस पर्सन का भी नाम, उसके फैमिली मेम्बर का भी नाम लिखा होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर में, पुलिस ऑफिसर के पास होना चाहिए पुलिस स्टेशन में कि किसको बताया गया है। अब ये सब कौन देखेगा, कौन सुपरवाइज करेगा? मजिस्ट्रेट सुपरवाइज करता है कि सब क्लॉज 2 और क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 के रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो रहे हैं, ये पर्सन किस जो अरेस्टेड पर्सन है उसको उसके राइट्स बताए गए हैं कि नहीं बताए गए हैं, या उसके रिलेटिव या फ्रेंड को उसके अरेस्ट के बारे में पता है कि नहीं पता, ये कौन इंश्योर करेगा? ये मजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा। देन सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब ये 49 इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसमें ये लिखा है कि कोई भी पर्सन जो भी अरेस्ट हो रहा है उसको उसकी जो भी आर्टिकल्स हैं, मतलब नेसेसरी जो उसने अपैरल्स पहने हैं उनको सर्च कर सकती है। और विमेन के लिए सर्च कौन करेगी? एक लेडी पुलिस ही करेगी। अब सेक्शन 50 पे आ जाता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अगर किसी की भी पर्सन के पास पुलिस ऑफिसर ने कोई भी ऑफेंसिव वेपन पाया, तो उस मतलब उसे ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है और तब उसके पास कोई भी ऑफेंसिव वेपन पाया या फिर मर्डर का वेपन कुछ भी उसे मिल गया पुलिस ऑफिसर को, तो जो भी वेपन है उसको सील करके एकदम पैकेट में मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाता है। ये बात सेक्शन 50 बोल रहा है।
सो अगर 51 सेक्शन 51 की बात करें तो इट सेज दैट कोई भी अक्यूज पर्सन जो कि पुलिस कस्टडी में है वो ऐसे नेचर ऑफ क्राइम से अरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल उसने किसी का मर्डर किया और वहाँ पर हेयर एज एन एविडेंस पाया गया है, या फिर कुछ भी फिंगरप्रिंट है, कुछ भी ऐसा एविडेंस पाया गया है, तो उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है बाय नेशनल मेडिकल कमिश्नर एक्ट, नेशनल मेडिकल कमिश्नर एक्ट से क्वालिफाइड है और उसका नेम रजिस्टर्ड है नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अंडर द एक्ट, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ये मतलब पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि वो उस पर्सन का अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कर सके। और एग्जामिनेशन करते टाइम अगर उसे हैंड कफ भी करना पड़ा अक्यूज्ड को तो वो कर सकते हैं। अगर किसी विमेन का एग्जामिनेशन करना है, कोई भी फीमेल का एग्जामिनेशन करना है, इट वुड बी एग्जामिन्ड अंडर अ सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का अगर एग्जामिनेशन करना हो तो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करती है मेडिकल प्रैक्टिशनर को और तब वो आके उसका एग्जामिनेशन करते हैं और जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करते हैं तुरंत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। तो यही 51 सेक्शन 51 यही बात कर। अब एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड हो सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स हो सकते हैं, सेमन हो सकता है, स्वेट, हेयर सैंपल, स्वाब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये सब चीज़ें, फिंगर नेल क्लिपिंग, ये सब चीज़ें हो सकती है क्योंकि आप अगर एक क्राइम सीन पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं, ब्लड स्टेन भी मिल सकता है या फिंगरप्रिंट मिल सकता है या कुछ भी मिल सकता है, रेप केसेस में सेमन मिलता है, तो इन सब का एग्जामिनेशन हो सकता है। Then coming on to section 52, examination of person accused of rape by medical practitioner। तो किसी भी पर्सन पे अगर रेप के चार्जेस हैं उसका एग्जामिनेशन ऑब्वियसली एविडेंस प्रोवाइड करेगा, तो उसका एग्जामिनेशन हो सकता है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वही जो 51 में बात करी थी, उस हॉस्पिटल में विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट और बाय अ लोकल अथॉरिटी। कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर उस हॉस्पिटल को ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, तो उस हॉस्पिटल में उसका एग्जामिनेशन हो सकता है जो भी रेप का अक्यूज्ड है। इन एक्स अगर 16 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो कोई भी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पर अवेलेबल है वो उसका एग्जामिनेशन कर सकता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ एंड रिक्वेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, और कोई भी फोर्स इम्पोज कर सकता है जो कि नेसेसरी है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करेगा विदाउट एनी डिले कंडक्ट करेगा और ये सब चीज़ों की एक रिपोर्ट बना लेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड, एज, मार्क्स एंड इंजरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द अक्यूज्ड पर्सन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, कोई भी उसके पास कुछ भी मटेरियल फाउंड हुआ, कुछ भी उसकी आर्टिकल्स फाउंड हुए तो उसकी भी रिपोर्ट बनेगी और ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बना के सबमिट करेगा ये, और एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड completion of examination should be noted। एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ ये एग्जैक्ट टाइम उसे अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा और ये रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी विदाउट एनी डिले टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा। अब सेक्शन 53 वही बात करता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन हो वो मेडिकल ऑफिसर जो कि स्टेट या गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जामिन करेगा कोई भी अरेस्टेड पर्सन को। एंड कोई भी विमेन है अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगता है
कि वो एग्ज़ामिनेशन वापस होना चाहिए या 2 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, तो वो एग्ज़ामिनेशन 2-3 बार भी कंडक्ट कर सकता है। अगर कोई भी फीमेल का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में ही होगा। एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिन कर रहा है ना मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसे पूरी एग्जामिनेशन का सारी चीज़ें अपनी रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। इंजरीज, मार्क्स, वायलेंस, मार्क्स ऑफ वायलेंस, ये सब चीज़ें उसे डिटेल में लिखनी पड़ेगी। और ये कॉपी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड ये किस चीज़ की बात करता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपने सुना होगा, उस चीज़ की बात करता है कि किसी पर्सन ने अगर कोई विक्टिम है या कोई भी विटनेस है तो वो उन पर्सन से, सिमिलर पर्सन में से उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन अक्यूज्ड है, किसने क्राइम कमिट किया है, किस पे चार्ज लगेगा। जिसने भी क्राइम देखा है या तो विटनेस हो सकता है या विक्टिम। अगर वो पर्सन मेंटली, जो आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर वो पर्सन मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ये काम कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है अक्यूज पर्सन को। Then coming on to section 55, procedure when police deputes subordinate to arrest without warrant। तो ये सेम चीज़ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। Then health and safety of arrested person, it shall be duty of person having the custody of an accused person to take reasonable care of health and safety। चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, मजिस्ट्रेट हो, किसी की भी कस्टडी में अगर कोई अक्यूज पर्सन है, या रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होते हैं, तो किसी भी की भी कस्टडी में अगर कोई भी अक्यूज पर्सन है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान उसे रखना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई भी जिसे विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया गया है तो वो किसके सामने उसे पेश किया जाएगा, किसके सामने उसको अपीयर होना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अगर मजिस्ट्रेट अभी ऑफिस में नहीं है या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अभी अवेलेबल है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने उसे अपीयर कराया जाएगा। देन पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स की आपके ऑलरेडी आर्टिकल 22 में दिया गया है। सब क्लॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 2। पुलिस टू रिपोर्ट अप्रहेंशंस। जिन भी पर्सन को ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की क्या ड्यूटी बनती है, जिन भी पर्सन को विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया गया है तो ये सारी रिपोर्ट किसके पास जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगी या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगी, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे ये पावर देता है तो ये सारे पर्सन का जो भी डिटेल्स हैं वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी, जिसका भी वहाँ पर उस एरिया में ज्यूरिसडिक्शन है। फिर डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रहेंडेड, मतलब किसी को भी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट ऑन बॉन्ड, बेल बॉन्ड या फिर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। सो सेक्शन 61 क्या बात करता है कि पावर ऑन एस्केप। अगर कोई भी पर्सन कस्टडी से एस्केप हो जाता है तो उस पर्सन को कहीं भी किसी भी प्लेस ऑफ इंडिया में अरेस्ट किया जा सकता है। और सेक्शन 44 के जो भी प्रोविजंस हैं वो यहाँ अप्लाई होंगे। सेक्शन 44 क्या था? सर्च एंड सीजर का, कि किसी भी प्लेस पे अगर पुलिस को लग रहा है वो छुपा हो सकता है तो वहाँ पर उसका फ्री इनग्रेस है, फ्री जाना, मतलब लिबर्टी टू एंटर है। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द संहिता, ये तो इजी ही है। नो अरेस्ट शुड बी मेड, मतलब अंडरस्टूड है कि इस संहिता के अलावा कोई भी ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहिए जो इस संहिता में नहीं दिया हुआ, इस एक्ट में नहीं दिया हुआ। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।